वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की कक्षा में हम लेंगे एडम स्मिथ का लागतों का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, द थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ जो थे वह प्रतिष्ठित स्कूल के संस्थापक थे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके संस्थापक थे। और उस एडम स्मिथ के समय इंग्लैंड का जो विदेशी व्यापार था वो बहुत सीमित था। फिर भी स्मिथ के विदेशी व्यापार से संबंधित जो विचार थे, उन्होंने इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को काफ़ी समय तक प्रभावित किया। स्मिथ के अनुसार अगर मुक्त व्यापार नीति अपनाई जाती है, यानी कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापार पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, व्यापार पूरी तरह स्वतंत्र होता है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। किंतु अगर व्यापार में प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो प्रत्येक प्रतिबंध अंततः हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिणाम देता है। स्मिथ कहते थे कि श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण न केवल किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उतने ही उपयोगी होते हैं। यानी कि जितने राष्ट्रीय स्तर पर इनका उपयोग या महत्वपूर्ण स्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके उत्पादन में उसे अधिकतम प्राकृतिक लाभ प्राप्त होता है। यदि एक देश किसी वस्तु को कम लागत पर उत्पादित कर सकता है तो वह अपने सभी साधनों को उस वस्तु के उत्पादन में लगाएगा, और अगर दूसरी वस्तु के उत्पादन में उसे लागत अधिक आती है तो ऐसी स्थिति में अगर वह वस्तु उसे कम लागत पर विदेशों से प्राप्त होती है तो वह कम लागत पर अन्य दूसरे देशों से उस वस्तु को आयात कर सकता है। तो स्मिथ कहते हैं कि अगर एक वस्तु जिसकी की लागत उस देश में कम आती है तो उस देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, लेकिन जिसकी लागत उस देश में अधिक आ रही है तो उसको उत्पादित करने के बजाय उसे विदेशों से आयात करना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। इसके विपरीत जिस वस्तु को वह कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है, उसी वस्तु के उत्पादन में उसे अपने देश के साधनों को प्रयुक्त करना चाहिए। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक देश को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनके लिए उस देश की जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता एवं मानव निर्मित क्षमताएं जिनमें हम ले सकते हैं कि प्लांट, भवन, परिवहन सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य। यदि ये सब चीज़ें उस वस्तु के उत्पादन के लिए उस देश में उपयुक्त है तो और ऐसी स्थिति में उस वस्तु के उत्पादन में ये साधन लगाकर उससे कम लागत पर उत्पादित करना चाहिए। वह देश ऐसी वस्तु के उत्पादन के हेतु ही इन सभी साधनों को प्रयुक्त करेगा, और चूँकि इस वस्तु की लागत कम आ रही है अतः वह अपने देश की आवश्यकताओं से कई गुना अधिक इसका उत्पादन करेगा और
देश की आवश्यकता को पूरा करने के बाद बचा हुआ जो उसका अतिरिक्त स्टॉक है उसका वह निर्यात करेगा। तथा इनके बदले वह उन वस्तुओं को आयात करेगा जिनका उत्पादन करने के लिए देश को उपलब्ध साधन एवं देश को उपलब्ध प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के जो साधन हैं वो उपयुक्त नहीं हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्मिथ ये कहते हैं कि एक देश को उन वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना चाहिए जिसके लिए उसके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनकी लागत उसको कम आती है, और दूसरी वस्तु का उत्पादन जिनकी लागत अधिक आती है लेकिन वही वस्तुएं अगर विदेशों से कम कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं तो उनका उसे आयात कर लेना चाहिए और इस तरह से वह देश में जो है दोनों ही वस्तुओं की उपलब्धता प्राप्त कर सकता है। अब स्मिथ ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत श्रम को उत्पादन का एकमात्र साधन माना। यानी कि अगर दो वस्तुओं का विनिमय किया जाता है तो उनका विनिमय इस आधार पर किया जाएगा कि उन वस्तुओं के उत्पादन में श्रम की कितनी मात्रा लगी है। जिस वस्तु में श्रम की अधिक मात्रा लगी है उसकी लागत अधिक होगी और जिस वस्तु के उत्पादन में श्रम की मात्रा कम लगी है तो उसकी लागत भी कम होगी। इस संबंध में वो एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि यदि शिकारियों के एक देश में एक हिरण को मारने की अपेक्षा एक ऊदबिलाव को मारने में दुगने श्रम की आवश्यकता होती है तो स्वाभाविक है कि एक ऊदबिलाव का विनिमय दो या अधिक हिरणों के समान होगा। यदि इस अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे कि एक ऊदबिलाव बराबर 3 हिरण, तो अधिक लोग ऊदबिलाव के शिकार में लग जाएंगे ताकि ऊदबिलाव उन्हें के बढ़े हुए मूल्य का लाभ उन्हें मिल सके। इससे ऊदबिलावों की पूर्ति में वृद्धि होगी तथा हिरणों की पूर्ति में कमी होगी। फलस्वरूप विनिमय अनुपात हिरणों के पक्ष में और ऊदबिलावों के विपक्ष में हो जाएगा और यह परिवर्तन तब तक चलता रहेगा जब तक कि मूल विनिमय अनुपात पुनः स्थापित नहीं हो जाता। अब एडम स्मिथ ने जो ये सिद्धांत दिया उसमें 2 मान्यताएं उन्होंने प्रमुख रूप से ली हैं। पहली बात तो कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है और दूसरा देश के भीतर तो श्रम पूर्ण रूप से गतिशील है परंतु 2 देशों के बीच श्रम की गतिशीलता संभव नहीं है। इन मान्यताओं के साथ साथ स्मिथ ने एक सरल मॉडल लिया जिसमें उन्होंने 2 वस्तुओं और 2 देशों को शामिल किया और बताया कि यदि प्रत्येक देश एक वस्तु का उत्पादन कम लागत पर निरपेक्ष दृष्टि से करने में समर्थ है तो दोनों देशों के बीच व्यापार संभव होगा। यदि लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं है तो विदेशी व्यापार भी नहीं होगा। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। अब हम इसमें 2 देशों और 2 वस्तुओं और 2 देशों में श्रम लागत को लेते हैं और एक तालिका बनाते हैं। यहाँ हम देश ले लेते हैं, यहाँ हम वस्तु ए और ये वस्तु
बी। ये प्रथम देश, ये द्वितीय देश। ये 10 प्रथम देश को ए वस्तु का उत्पादन करने में 10 इकाई श्रम लागत लगती है, जबकि बी वस्तु का उत्पादन करने में 20 इकाई श्रम लागत लगती है। जबकि द्वितीय देश को प्रथम वस्तु ए का उत्पादन करने में 20 इकाई श्रम लागत लगती है, जबकि वस्तु बी का उत्पादन करने में उसे 10 इकाई श्रम लागत लगती है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलता है कि प्रथम देश को वस्तु ए का उत्पादन करने में निरपेक्ष लाभ है, क्योंकि वह बी की तुलना में काफ़ी कम लागत पर इसको उत्पादित कर सकता है। वहीं द्वितीय देश को बी वस्तु का उत्पादन करने में निरपेक्ष लाभ है। अतः चूंकि प्रथम देश को ए वस्तु का उत्पादन करने हेतु वहाँ पर विद्यमान दशाएं उपयुक्त हैं, अतः ए वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और सारे संसाधनों का प्रयोग उसे वस्तु ए के उत्पादन में लगाने चाहिए और उसे अधिक उत्पादन करके देश की आवश्यकताओं को पूरा होने के बाद बचे हुए यानी कि अतिरिक्त स्टॉक का उसे द्वितीय देश को निर्यात कर देना चाहिए और उसके बदले में उसे बी वस्तु का आयात कर लेना चाहिए। इसी तरह से द्वितीय देश जो है उसको चूँकि उसके लिए ए वस्तु की लागत जो है वो काफ़ी अधिक है, जबकि बी वस्तु की लागत उसके लिए कम है, तो उसे अपने सारे संसाधन बी वस्तु के उत्पादन में लगा देने चाहिए और अतिरिक्त स्टॉक आवश्यकताओं को पूरा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो बचता है उसका निर्यात करके प्रथम देश से उसे ए वस्तु का आयात कर लेना चाहिए। तो इस तरह से दोनों ही देशों को अपनी वस्तु का उत्पादन कम लागत पर करके वह दोनों वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त स्टॉक को वह निर्यात करके बदले में दूसरी वस्तु को वो प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह दोनों ही देश दोनों ही वस्तुओं को कम लागत पर प्राप्त कर पाएंगे और दोनों ही देश लाभान्वित होंगे। अब एडम स्मिथ ने जो ये निरपेक्ष लागतों का जो निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत दिया है, वह हम देखें तो वास्तविक रूप से हमें इस तरह के अंतर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अतः इनसे प्राप्त लाभ जो हैं, जब अंतर ही बहुत कम दिखाई देता है तो इनसे प्राप्त लाभ भी हमें अपवाद स्वरूप ही दिखाई देता है। प्रत्येक देश में वाकई देखा जाए तो आवश्यकता की सभी वस्तुओं का किसी न किसी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और यह आवश्यक समझा भी जाता है। पूर्ण विशिष्टीकरण द्वारा उत्पादन लागत में कमी तो की जा सकती है, किंतु इससे एक देश की अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। यानी कि अगर जो है देश प्रथम सिर्फ ए वस्तु का उत्पादन करता है तो उससे पूर्ण रूप से बी वस्तु के लिए द्वितीय देश पर निर्भर रहना होगा। इसी तरह से द्वितीय देश को ए वस्तु के लिए प्रथम देश पर निर्भर रहना होगा। तो अगर पूर्ण विशिष्टीकरण किया जाता है तो एक देश के दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ जाती है। और विशेष रूप से अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो सभी वस्तुओं की उत्पादन लागत विकासशील देशों में अधिक ही होती है, तो इन देशों में विशिष्टीकरण की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। और राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से अगर भावना की दृष्टि से अगर हम देखें तो भी कोई भी देश अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भर होना नहीं चाहेगा। अतः निरपेक्ष लागत अंतर का जो ये सिद्धांत है जो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है वह आधुनिक संदर्भ में अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एडम स्मिथ ने किस प्रकार से लागतों में निरपेक्ष अंतर सिद्धांत को बताया है। धन्यवाद।